एक दिन दुनिया में एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ जो इतना चमक रहा था जितना मैं तो कभी फेस वॉश लगाकर भी नहीं हो पाया। उस दिन के बाद दुनिया के कोने-कोने में अजीबोगरीब पावर्स के साथ लोग पैदा होने लगे। वक्त के साथ एक ऐसा जमाना आ गया कि लगभग 80% लोगों के पास अलग-अलग तरह की खास एबिलिटीज थीं, जिन्हें लोग अपनी स्पेशल स्किल्स कहने लगे। लेकिन कहानी का असली हीरो एक ऐसा लड़का है जिसका नाम है अरिन, जिसे कुछ लोग मजाक में या नफरत से डेकू कहकर बुलाते हैं। उसके पास कोई खास ताकत नहीं थी, फिर भी वो अपने हीरो बनने के सपने को सच करना चाहता था। एक दिन जब वो बिना किसी स्पेशल पावर के अपने दोस्त को बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल देता है, तो ये देखकर दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हीरो उस पर इम्प्रेस हो जाता है और उसकी ट्रेनिंग शुरू करने के साथ साथ अपनी लेजेंडरी एबिलिटीज भी उसे दे देता है। कहानी की शुरुआत में हम अरिन को देखते हैं, जो अपने पास कोई पावर्स न होने के बावजूद भी एक बच्चे को बचाने की कोशिश करता है। लेकिन बिना किसी सुपर पावर के हीरो जैसा दिखने पर वो लोग उसकी जमकर धुलाई कर देते हैं। आगे कुछ साल बाद का एक सीन दिखाया जाता है जहां अरिन स्कूल जा रहा होता है। उसके रास्ते में एक क्रीचर था जो हर तरफ तबाही मचा रहा होता है। तभी एक हीरो जिसका नाम डीथम है लोगों को बचाने के लिए वहां पहुंचता है। वहां और भी हीरोज आते हैं जो उस विलन को घेर लेते हैं और फिर एक हीरो उससे लड़ना शुरू कर देता है। लेकिन जब वो उस पर हमला करने ही वाला होता है, तभी एक और हीरो आ जाती है जो उसे एक जोर की लात मारकर दूर भगा देती है। जैसे ही वो लड़की आती है, सभी लड़के अपने कैमरास निकालकर फोटोज लेने लगते हैं और उस हीरो का नाम है माउंट लेडी। जब से लोगों के पास स्पेशल पावर्स आई हैं, कुछ लोगों ने उसका गलत फायदा उठाना शुरू कर दिया। ऐसे में जो लोग उन्हें रोकने के लिए आगे आए, उन्हें हीरो या प्रोटेक्टर्स कहा जाने लगा। अब ये काम एक तरह से गवर्नमेंट जॉब जैसा बन चुका है। मतलब अगर कोई हीरो है तो उसकी डिमांड भी काफी बड़ी होती है। आर्यन को इन सब चीजों का बहुत शौक होता है, इसलिए वह हर एक बात का ध्यान से नोट बना रहा होता है। फिर हम उसके स्कूल का सीन देखते हैं। वैसे तो मैं तुम्हें फॉर्म देने वाला था, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम सब फ्यूचर में बड़े हीरो बनोगे। मैं टॉप एकेडमी में जाने वाला हूं, तो तैयार हो जाओ मुझे सल्यूट करने के लिए। ये सुनकर सारे स्टूडेंट्स गुस्से में आग बबूला हो जाते हैं। तब टीचर बताते हैं कि उसके स्कोर्स काफी अच्छे हैं, इसीलिए उसका एडमिशन हो सकता है। ये सुनते ही उसका ईगो और भी ज्यादा बढ़ जाता है। आर्यन, तुम भी क्या टॉप एकेडमी ज्वाइन करने का सोच रहे हो? ये सुनकर वहां सभी स्टूडेंट्स हंस पड़ते हैं और बकूगो भी शॉक हो जाता है। फिर बिना किसी देर के वह उस पर अटैक कर देता है। अरे ओ कछुए, तेरे पास कोई स्पेशल पावर्स नहीं है, फिर भी तू मुझसे टकराना चाहता है? अरे नहीं यार बकूगो, तुझे गलतफहमी हुई है। मैं तो बस एक हीरो बनना चाहता हूँ, मैं क्यों तेरे रास्ते में आऊंगा? लेकिन सभी उसे कहते हैं कि बिना किसी स्पेशल एबिलिटी के कोई भी हीरो नहीं बन सकता। जब क्लास का वक्त खत्म होता है, बकूगो एरिन की नोटबुक ले लेता है जिसमें उसने सारे हीरोज के बारे में अपनी जानकारी लिखी होती है। यह देखकर सब लोग हंसने लगते हैं और बाकुगो उसकी सारी मेहनत को आग से जला देता है। इस स्कूल में सिर्फ मैं ही हूँ जो सिलेक्ट होने वाला हूँ। मैं बस तुम्हें एक सलाह देना चाहता हूँ, तुम्हें यह सब करने की कोई जरूरत नहीं है, समझ रहे हो ना? और जाते जाते वह उससे कहता है, अगर तुझे सच में हीरो बनना है तो तुझे टपक जाना चाहिए और दुआ करनी चाहिए कि अगले जन्म में तुझे कोई खास एबिलिटी मिले। ये बात सुनकर अरिन और भी टूट जाता है। फिर वह बाहर जाकर अपनी जली हुई नोटबुक को उठाता है जिसमें उसने सपने बसाए थे। इसके बाद हमें एरिन के बचपन का एक सीन दिखाया जाता है। वो देश के नंबर 1 हीरो का बहुत बड़ा फैन होता है और उसकी एक वीडियो तो उसने 10,000 से भी ज्यादा बार देख रखी होती है। जब भी वो उस हीरो को मुस्कुराते हुए लोगों की मदद करते देखता है, उसका चेहरा खुशी से चमक उठता है। उस पल वो सोचता है, एक दिन मैं भी उसके जैसा एक असली हीरो बनूंगा। लेकिन जब आर्यन डॉक्टर के पास जाता है तो उसे ये खबर मिलती है कि उसके पास कोई भी खास एबिलिटी, मतलब कोई क्वर्क नहीं है। ये सुनकर उसका दिल टूट जाता है। उसी रात तेज बारिश हो रही होती है और वो चुपचाप अपनी वही पुरानी वीडियो देख रहा होता है जिसमें उसका पसंदीदा हीरो मुस्कुराते हुए सबकी मदद करता है। चाहे प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी हो, वो कभी अपनी मुस्कान नहीं खोता। मॉम, क्या मैं भी कभी उसके जैसा बन पाऊंगा? क्या मैं भी एक सच्चा हीरो बन सकता हूँ? अपने बेटे को ऐसे टूटे हुए देखकर उसकी माँ रो पड़ती है और उसे जोर से गले लगा लेती है। अरिन आंसुओं के साथ कहता है, आपने भी कभी नहीं कहा माँ कि मैं हीरो बन सकता हूँ? फिर वो अपने दिल में ठान लेता है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं एक दिन हीरो बनकर ही रहूंगा। वो एक अंडरग्राउंड रास्ते से गुजर रहा होता है। तभी अचानक एक अजीब सा मॉन्स्टर उसे पकड़ लेता है। वो क्रीचर किसी हीरो से बचकर भाग रहा होता है और वह एरिन के अंदर छुपना चाहता है ताकि उसे हीरो से बच सके। लेकिन उसे कुछ करने का मौका मिलते उससे पहले ही एक पावरफुल हीरो जिसका नाम ऑलमाइटी है वहां आ जाता है और सिर्फ एक जबरदस्त पंच से
उस मॉन्स्टर का काम तमाम कर देता है। इतनी देर तक सांस न मिलने की वजह से अरिन बेहोश हो जाता है। ऑलमाइटी उसे देखकर कहता है, ओह, लगता है ये बच्चा डर गया है। अरिन की तो उस मोमेंट में हालत ही खराब हो जाती है। जिसे वो बचपन से सिर्फ सपनों में देखता आया था, वो अब उसके बिल्कुल सामने खड़ा होता है। उसे समझ ही नहीं आता कि कैसे रिएक्ट करे। एक पल के लिए सोचता है ऑटोग्राफ लेने का, लेकिन हीरो ऑलरेडी अपना साइन दे चुका होता है। उसके बाद वो हीरो वहां से निकलने लगता है, लेकिन एरिन के मन में कई सवाल थे जो वो उस हीरो से पूछना चाहता था। जब वो हीरो वहां से जाने के लिए छलांग लगाता है, तब वो देखता है कि एरिन ने उसे जोर से पकड़ लिया है। ऑलमाइटी थोड़ा इरिटेटेड होकर कहता है, अरे बच्चे, ऐसे कोई करता है क्या? जाओ नीचे। अरिन घबराकर बोलता है, अगर मैं गिर गया तो मेरी जान जा सकती है। इस वजह से वो और भी जोर से पकड़ लेता है। तभी हम देखते हैं कि उस हीरो के मुंह से खून निकल रहा होता है। वो अरिन को एक बिल्डिंग पर उतार देता है और वहां से जाने लगता है। तभी अरिन हिम्मत करके पूछता है, अगर मेरे पास कोई खास पावर क्वर्क नहीं होगा तो क्या मैं फिर भी हीरो बन सकता हूँ? लेकिन उसके जवाब देने से पहले ही ऑलमाइटी के शरीर में कुछ अजीब सा होने लगता है। फिर अरिन कहता है, मैं भी बचपन से आप जैसे बनना चाहता था, लेकिन आप हो कौन? दूसरी तरफ जिस क्रीचर को उस ऑलमाइटी ने डिफीट करके एक कांच की बोतल में कैद किया था, उसी रास्ते से बकुगो अपने दोस्तों के साथ गुजरता है और लगता है उसके पिछवाड़े में किसी ने कीड़ा घुसा दिया था, जिस कारण वह बिना देखे उसी बोतल पर लात मार देता है जिस पर वो क्रीचर कैद था, जिस कारण वो क्रीचर आजाद हो जाता है। बकुगो तो वैसे भी इरिटेटेड था क्योंकि अरिन बिना क्वर्क के हीरो बनने की कोशिश कर रहा था, पर तभी वो क्रीचर उसके सामने आ जाती है। दूसरी तरफ ऑलमाइटी को उस रूप में देखकर अरिन को शक होता है कि शायद वो कोई नकलची हो, पर ऑलमाइटी कहता है, मैं ही असली हूँ। जब अपने आप को फ्लेक्सिबल दिखाता हूँ, तभी मेरी बॉडी का असली रूप सामने आता है। यह सब सुनकर अरिन गहरे शौक में चला जाता है। और हाँ, तुम मेरे इस रूप को कभी भी किसी को बताना मत। फिर वो अपनी पुरानी चोट दिखाता है जो उसे 5 साल पहले एक खतरनाक क्रीचर से टकराव के दौरान लगी थी। उस घाव ने उसके कई ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचाया है और इसी वजह से वो एक दिन में केवल 3 घंटे तक ही अपनी हीरो वाली रूप में रह पाता है। असली हीरोज वो होते हैं जो दूसरों की रक्षा के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा देते हैं। इसलिए मैं यह नहीं कह सकता कि बिना किसी क्वर्क के तुम हीरो बन सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारा इरादा लोगों की मदद करना है तो तुम एक ऑफिसर बनकर भी वही फर्ज निभा सकते हो। हमें अपने सपने, अपनी हकीकत को समझकर देखना चाहिए। ऑलमाइटी उस क्रीचर को पुलिस स्टेशन में सौंपने जा रहा होता है, लेकिन उसे महसूस होता है कि बोतल तो उसके पास है ही नहीं। तभी दूर कहीं एक जोर का धमाका होता है और उसे सब कुछ समझ आ जाता है। उसी धमाके को देखकर इजुकू भी उसी दिशा में दौड़ पड़ता है, लेकिन जैसे ही उसे ऑलमाइटी की बात याद आती है, वो खुद को रोक लेता है। दूसरी तरफ ऑलमाइटी उस जगह पर पहुंचता है जहां धमाका हुआ था, जहां उस क्रीचर ने बकुगो को कैद कर रखा होता है। कुछ हीरोज भी उसकी मदद को आते हैं, पर वो उस क्रीचर के सामने टिक नहीं पाते। वो क्रीचर पहले अपने शरीर का इस्तेमाल करके उन्हें पकड़ता है, फिर उन्हें दूर तक उछाल देता है। तब बकुगो अपनी क्वर्क का इस्तेमाल करके खुद को बचाने की कोशिश करता है, पर उसके धमाके क्रीचर्स पर कोई असर नहीं डालते। अब वो क्रीचर उसके शरीर को अपने कब्जे में लेना चाहता है ताकि उसकी शक्ति का उपयोग कर सके। वहीं माउंट लेडी भी पहुंचने लगती है, लेकिन उस जगह में उसके लिए जगह नहीं होती। तब कामुई बकुगो के दोस्तों को बचा लेता है और एक हीरो वहां लगी आग को बुझाने की कोशिश करता है, लेकिन हालात लगातार बिगड़ने लगते हैं। उसी दौरान ऑलमाइटी भी वहां पहुंचता है, लेकिन अपनी लिमिट तक पहुंचने के कारण वो समझ नहीं पाता कि अब क्या करे। अरिन बिना कुछ सोचे आगे बढ़ता चला जा रहा होता है। अब जब उसके पसंदीदा हीरो ने भी कह दिया होता है कि बिना क्वर्क के कोई हीरो नहीं बन सकता, तो वो अंदर से काफी टूटा हुआ महसूस करता है। तभी उसे एहसास होता है कि अनजाने में ही सही वो उसी धमाके वाली जगह पर पहुंच गया है। तभी उसे सामने वही क्रीचर नजर आता है। ओलमाइट भी अपना रूप बदलने में फेल होता है। आरिन इस पूरी स्थिति के लिए खुद को जिम्मेदार मान लेता है और ये सब उससे सहा नहीं जाता। इसलिए वो बिना किसी हिचकिचाहट के बाकुगो को बचाने के लिए अकेला ही उस क्रीचर की तरफ दौड़ पड़ता है। वो किसी तरह बाकुगो को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन नाकामयाब रहता है। बाकुगो उससे पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पर अरिन खुद भी नहीं जानता था, जैसे उसका शरीर खुद ब खुद उसे यहाँ ले आया हो। तभी जब क्रीचर अरिन पर वार करने जा रहा होता है, ऑलमाइट आकर बीच में आ जाती है और उसे बचा लेती है, लेकिन अपनी सीमा से ज्यादा शक्ति का इस्तेमाल करने के कारण उसकी हालत और भी बिगड़ने लगती है। फिर भी वो पूरी ताकत से एक जबरदस्त मुक्का मारकर उस क्रीचर को दूर फेंक देती है। उसका वो मुक्का इतना ज्यादा ताकतवर होता है कि उस जगह का मौसम ही बदल जाता है। वहां मौजूद सभी हीरोज ये देखकर हैरान
हैरान रह जाते हैं कि सिर्फ एक मुक्के ने पूरे आसमान का रूप बदल दिया। इस घटना के बाद पूरा प्रशासन वहां पहुंचकर स्थिति को कंट्रोल में लेता है। हीरोज आयरन पर गुस्सा करते हैं उसके बिना सोचे समझे आगे बढ़ने के लिए, लेकिन दूसरी तरफ कुछ हीरोज बाकुगो की क्वर्क की तारीफ करते हैं। शाम को वापस लौटते वक्त अरिन सोचता है कि उसे ओलमाइट से माफी मांगनी चाहिए, पर उसी वक्त बाकुगो उसके सामने आ जाता है। मैंने तुमसे मदद नहीं मांगी थी, मैं खुद सब कुछ संभाल सकता था, तुम मुझे कमजोर दिखाने की कोशिश मत करो। ये कहकर वो गुस्से में वहां से चला जाता है। उसके वहां पहुंचने से कुछ भी नहीं बदला। अब वक्त आ गया है कि वो सच को एक्सेप्ट करे। अभी तो आप रिपोर्टर्स के साथ थे, इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ गए? रिपोर्टर्स से बचना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मैं बस तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तुम्हें देखकर ही मुझे आगे बढ़ने का हौसला मिला, इसके लिए थैंक्स। नहीं नहीं, ये सब मेरी वजह से हुआ है। अब मुझे भी सच का सामना करना होगा। जितने भी टॉप हीरोज होते हैं उनकी स्टोरीज में एक बात कॉमन होती है, जब कोई मुश्किल में होता है तो उनका बॉडी बिना सोचे समझे ही हेल्प के लिए मूव कर जाता है। ये सब सुनकर एरिन रो पड़ता है। वो सोचता है कि जो वर्ड्स वो हमेशा अपनी मॉम से सुनना चाहता था वो कभी उन्होंने कहे ही नहीं। अरिन, तुम भी एक हीरो बन सकते हो, तुम्हारे अंदर वो क्वालिटी है जो मेरी पावर को संभाल सकती है। ये सुनकर अरिन कंफ्यूज हो जाता है। अब फैसला तुम्हारा है, क्या तुम मेरी पावर लेना चाहते हो या नहीं? और अरिन पहले से भी ज्यादा कंफ्यूज दिखाई देता है। तब वो उसे बताता है कि बाकी हीरोज की तरह उसकी ताकत उसकी अपनी नहीं है, उसे भी किसी और ने ये ताकत दी थी। ये सुनकर अरिन और भी ज्यादा उलझन में पड़ जाता है। उसका दिमाग घूमने लगता है और वो कुछ भी नहीं समझ पा रहा होता। तभी सामने से एक आवाज आती है, मैं तुम्हें सीधी तरह से समझाता हूँ, मेरी रियल पावर ये है कि मैं इसे किसी और को दे सकता हूँ। इस स्पेशल पावर का नाम है ऑन-एल फॉर वन। ये क्वर्क जनरेशन टू जनरेशन पास होती आई है और हर नए यूजर के साथ ये और स्ट्रांग होती गई है। लेकिन आप ये मुझे क्यों देना चाहते हैं? शायद कोई और मुझसे बेहतर इसका यूज कर सकता हो। तब वो कहता है, मैं काफी टाइम से किसी ऐसे इंसान को ढूंढ रहा था जो मेरी जगह ले सके, और जब तुम बिना सोचे समझे किसी को बचाने के लिए दौड़ पड़े, मुझे तभी समझ आ गया कि तुम ही हो जो इसके लायक हो। ये सुनकर वो इमोशनल हो जाता है और उस पावर को इनहेरिट करने के लिए हाँ कह देता है। पर ये पावर इतनी आसानी से मिलने वाली नहीं थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि सुबह सुबह ऑल माइट उसकी ट्रेनिंग शुरू करवाता है, पर ये कोई नॉर्मल ट्रेनिंग नहीं थी। फ्रिज के साथ साथ 255 किलो का आदमी भी उसके ऊपर बैठा होता है। बेचारा उसे खींच ही नहीं पाता। वो पूछता है, आपने इतना सारा कचरा क्यों जमा किया है? ये सब तुम्हारी ट्रेनिंग का पार्ट है, क्योंकि अभी तुम टोटली यूजलेस हो। वो हैरान होकर कहता है, पर आपने तो कहा था मैं इसके लायक हूँ। वो कहता है, तुम्हारा दिल लायक है पर तुम्हारा बॉडी अभी नहीं। अगर तुम्हारा बॉडी कमजोर रहा तो मेरी पावर तुम्हारे लिए खतरा बन सकती है। इसलिए सबसे पहले तुम्हें अपने बॉडी को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा और शुरुआत होगी इस पूरी जगह की सफाई से। यही होगा तुम्हारे हीरो बनने के सफर का पहला कदम। इतना सारा कचरा उठाना ही तुम्हारा फर्स्ट स्टेप होगा। यूए का एंट्रेंस एग्जाम सिर्फ 10 महीने दूर है, मतलब तुम्हारे पास लिमिटेड टाइम है खुद को तैयार करने के लिए, और इसलिए मैंने तुम्हारे लिए एक स्पेशल ट्रेनिंग प्लान भी बनाया है। ट्रेनिंग शुरू होते ही सबसे पहले वो एक भारी लोहे की अलमारी को खींचता है, फिर टायर्स और दूसरी हेवी चीजों के साथ इंटेंस ट्रेनिंग करता है। इतनी ज्यादा मेहनत के बाद वो स्कूल थका हुआ सा जाता है। क्लास में जाकर सब कुछ कैलकुलेट करने लगता है और उसकी नॉन स्टॉप बड़बड़ से पूरी क्लास परेशान हो जाती है। स्कूल के बाद भी उसका ट्रेनिंग रूटीन चलता रहता है। वो जानता है कि ट्रेनिंग के साथ अच्छा खाना भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो अपनी मॉम को डाइट प्लान देता है। अब वो मोमोज को अवॉइड करता है और सिर्फ हेल्थी और न्यूट्रिशियस फूड पर ध्यान देता है। धीरे धीरे उसके दिन एक ही रूटीन में बीतने लगते हैं। रात में वो पढ़ाई करता है, दिन भर ट्रेनिंग, और फिर स्कूल जाता है। जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन भी वो रात में ट्रेनिंग करता है, चाहे मौसम जैसा भी हो। वो एक भी दिन ट्रेनिंग मिस नहीं करता। टाइम के साथ वो इतना पावरफुल हो जाता है कि 255 किलो के ऑल माइट को भी उठा सकता है। लेकिन एक दिन ट्रेनिंग के दौरान वो अचानक गिर जाता है। ऑल माइट कहते हैं, ट्रेनिंग प्लान तुम्हारी बॉडी के हिसाब से बनाया गया था, लेकिन तुमने उससे भी ज्यादा एक्सट्रीम ट्रेनिंग की जो उल्टा इफेक्ट कर गई। गिरने के बाद भी अरिन खुद को उठाने की कोशिश करता है। तभी ऑल माइट को उसकी एक बात याद आती है, मैं भी अपने चेहरे पर स्माइल के साथ लोगों को बचाना चाहता हूँ, बिल्कुल आपकी तरह। तुम चिंता मत करो बच्चे, सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। कुछ महीने गुजर जाते हैं। ऑल माइट देखते हैं कि इजुकू ने सारा कचरा एक जगह इकट्ठा कर दिया है। वो जगह अब बिल्कुल साफ हो चुकी है। थका
थकान की वजह से अरिन नीचे गिरने लगता है, लेकिन तभी ऑल माइट उसे पकड़ लेते हैं। देख रहे हो ना, इन 10 महीनों में तुम्हारे अंदर कितना बदलाव आ चुका है। अब तुम उस ताकत को संभालने लायक हो गए हो जो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। उसके बाद वो अपने सिर से एक बाल तोड़ता है और कहता है, लो बच्चा, इसे निगल लो। बाल देखकर उसका चेहरा बिगड़ जाता है। वो बताता है कि उसकी पावर को पाने के लिए उसका डीएनए बॉडी में जाना जरूरी है। बच्चा मना करता है, पर वो जबरदस्ती खिला देता है। उसी दिन वो यूए के एंट्रेंस एग्जाम के लिए निकल पड़ता है। बाल के स्वाद की याद से अब भी उसे उल्टी सी आ रही होती है और अब तक उसने उस पावर को टेस्ट भी नहीं किया है। मेरे रास्ते से हट जा, वरना अंजाम बुरा होगा। डर के मारे अरिन एक तरफ हट जाता है। वो बताता है कि उस दिन के इंसिडेंट के बाद से बाकुगो ने उसे कभी तंग नहीं किया। अब उसके पास भी एक खास क्वर्क है। वो सोचता है, जो भी हो जाए, अब मैं हीरो बनकर ही रहूंगा। मैं किसी काम का नहीं हूँ। शायद गॉड भी नहीं चाहता कि मैं पास हो जाऊं। मुझे माफ करना। हे गॉड, मैं कितनी देर से गिर रहा हूँ। अब तो बुरी चोट लगेगी। लेकिन गिरने के बजाय वो हवा में फ्लोट करने लगता है। ये सब एक लड़की के क्वर्क की वजह से था। उसकी जिंदगी में पहली बार किसी लड़की ने उससे बात की थी। इफेक्ट से बाहर आने में उसे थोड़ा वक्त लगने वाला था। फिर सभी एक रूम में इकट्ठा होते हैं, जहां एक टीचर बताता है कि टेस्ट कैसे होने वाला है। सभी को अलग अलग बैटल जोन्स में भेजा जाएगा, जहां उन्हें रोबोटिक मॉन्स्टर्स को हराकर पॉइंट्स कमाने होंगे। जितने ज्यादा विलेंस को गिराएंगे उतने ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे, लेकिन किसी और पार्टिसिपेंट को चोट पहुंचाना अलाउड नहीं है। तभी एक स्टूडेंट उठता है और पूछता है, यहाँ 4 टाइप्स के विलेंस दिखाए गए हैं, पर बताया सिर्फ 3 के बारे में गया है। टीचर कहता है, चौथे को हराने पर कोई पॉइंट्स नहीं मिलते। उसे गिराना मुश्किल नहीं है, पर उसका कोई फायदा भी नहीं, इसलिए भागना बेहतर होगा। इतना कहकर प्रेजेंटेशन खत्म हो जाता है। उसके बाद सभी पार्टिसिपेंट्स एक जगह इकट्ठा होते हैं। अरिन वहां काफी नर्वस होता है। तभी उसकी नजर फिर उसी लड़की पर पड़ती है, ओचाको उराराका। वो उससे बात करने ही जा रहा होता है, पर ईडा उसे रोक देता है। उसे परेशान मत करो, वो अभी फोकस में है। उसी वक्त टीचर एग्जाम शुरू कर देता है। अरिन कुछ सोच भी नहीं पाता और सभी लोग अंदर की तरफ जाने लगते हैं। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है, बाल खाने के बाद भी एरिन को कुछ खास महसूस नहीं हो रहा था। तब ऑल माइट ने कहा था, टाइम लगेगा, सब कुछ तुरंत नहीं होता। अरिन अभी इन बातों में उलझा होता है कि उसके सामने एक बड़ा रोबोट आ जाता है, लेकिन एक स्टूडेंट अपनी नाभि से ब्लास्ट करके उस रोबोट को उड़ा देता है। वो कहता है, थैंक्स फॉर द डिस्ट्रैक्शन, और फिर तुरंत आगे बढ़ जाता है। तभी अनाउंसमेंट होती है, सिर्फ 5 मिनट बचे हैं एग्जाम खत्म होने में। लेकिन अरिन को अब तक कोई विलेन मिला ही नहीं था। बाकी स्टूडेंट्स आराम से काफी विलेन को हरा चुके थे। उराराका अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके रोबोट्स को हवा में उछालती है और नीचे पटक देती है, और इस तरह 28 पॉइंट्स कमा लेती है। सब रोबोट्स को गिराते जा रहे होते हैं और इजुकू को लगता है वो शायद फेल हो जाएगा। तभी कंट्रोल रूम में कुछ बातचीत होती है और एक बटन दबाया जाता है। एग्जाम जोन में एक बहुत बड़ा रोबोट एंट्री करता है, वही जिसे गिराने का कोई पॉइंट नहीं मिलता। उसे देखते ही सभी भाग जाते हैं, पर अरिन डर के मारे हिल भी नहीं पाता। कोई उसकी मदद भी नहीं करता। वो सोचता है, क्या मेरी पूरी मेहनत बेकार जाएगी? तभी उसकी नजर उराराका पर पड़ती है, जो मलबे के नीचे फंसी होती है। ये देखते ही आइजुकू बिना सोचे उस रोबोट की तरफ भागता है। इसी दौरान उसकी पावर खुद ब खुद एक्टिवेट हो जाती है। एक जबरदस्त जंप मारकर वो एक पंच में उस रोबोट को उड़ा देता है। उसकी ताकत देखकर सभी हैरान रह जाते हैं और ऑल माइट बस मुस्कुराता है। यही होती है असली हीरो की पहचान। फिर अनाउंसमेंट होती है, सिर्फ 1 मिनट बचा है एग्जाम के खत्म होने में। इजुकू सीधा जमीन की तरफ गिर रहा होता है, लेकिन इस बार उसकी हालत खराब थी। वन फॉर ऑल की ताकत इस्तेमाल करने के बाद उसके दोनों पैर टूट चुके थे और एक हाथ भी काम नहीं कर रहा था। उसका शरीर अभी इस पावर के लिए तैयार नहीं था। वो सोचता है, शायद बचा कुचा हाथ इस्तेमाल करके जमीन तक पहुंच जाऊं, लेकिन तभी उराराका उसे बचा लेती है। अपनी ग्रेविटी पावर से उसे हवा में रोक लेती है और इस वजह से उसे उल्टी आ जाती है। इजुकू कहता है, मैं तो सेफ लैंड कर गया, अब तो पॉइंट्स मिलेंगे, पर तुरंत टीचर अनाउंस करता है, एग्जाम खत्म हो चुका है। ये सुनकर इजुकू का दिल टूट जाता है। बाकी स्टूडेंट्स उसके पास आते हैं। उसने तो एक ही पंच में रोबोट को उड़ा दिया, फिर भी उसे कुछ नहीं मिला। तभी आइडा कहता है, एक चीज सब भूल रहे हैं, उसके पास एक भी पॉइंट नहीं था, लेकिन उसने किसी की जान बचाने के लिए सब कुछ रिस्क पर लगा दिया। एग्जाम ना होता तो शायद मैं भी वही करता। तभी एक छोटी सी दादी आती है और एरिन के सिर पर किस कर देती है। सब कंफ्यूज हो जाते हैं, पर वो उसका क्वर्क था, जिससे वो इजुकू को तुरंत हील कर देती है। एरिन अभी भी अपने बेकार परफॉर्मेंस को लेकर टेंशन में होता है। उसकी माँ भी परेशान हो जाती है और वो अकेला स्ट्रेस के साथ फिर से एक्सरसाइज करना शुरू कर देता है, एक नई उम्मीद के साथ। तभी इजुकू की माँ भागती हुई आती है। उसके हाथ में एक छोटा डिवाइस होता है। वो कहती है, ये तुम्हारे लिए आया है। इजुकू उसे लेकर अपने रूम में चला जाता है। उसका दिल कह रहा होता है, मैं फेल हो चुका हूँ, लेकिन फिर भी वो डिवाइस ऑन करता
जाता है। स्क्रीन पर ऑल माइट की वीडियो आती है, तुम पास हो गए हो। इजुकू कंफ्यूज हो जाता है, व्हाट, मैं कैसे पास हो गया? तभी एक और वीडियो चलती है उराराका की, जो टीचर से कह रही होती है, प्लीज मेरे कुछ पॉइंट्स उसे दे दो, उसने सिर्फ मुझे बचाने के लिए सब कुछ रिस्क पर लगा दिया था। ऑल माइट कहता है, पर तुम्हारा पास होना इस वजह से नहीं है, इस एग्जाम में एक सीक्रेट स्कोरिंग सिस्टम भी था, रेस्क्यू पॉइंट्स, और तुम्हें इसमें 16 पॉइंट्स मिले हैं। वेलकम टू यू ए हाई इजुकू। ये सुनकर इजुकू इमोशनल हो जाता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। सपना अब सच हो रहा था। दूसरी तरफ एग्जामिनर्स बकुगो की परफॉर्मेंस की बात कर रहे होते हैं। उसने बिना किसी रेस्क्यू पॉइंट के टॉप स्कोर किया और इजुकू एक भी विलन को नहीं मारा, लेकिन किसी की जान बचाकर पॉइंट्स जीत ली। रात को इजुकू ऑल माइट से मिलने जाता है। ऑल माइट कहता है, ये बात किसी को मत बताना कि मैं तुम्हें ट्रेन कर रहा हूँ। अरिन कहता है, मेरी बॉडी तो आपकी पावर हैंडल ही नहीं कर पाई, अब क्या करें? ऑल माइट हमेशा की तरह स्माइल करता है, जो मैंने दिया है वो सिर्फ एक छोटी सी आग है, उसे एक बड़ी सी मशाल बनने में वक्त लगेगा, तब तक तुम्हें लगातार ट्रेनिंग करनी होगी। अगला दिन डेकू अपने नए स्कूल यूए हाई के फर्स्ट डे के लिए निकलता है। क्लासरूम में एंटर करते ही उसकी आंखों के सामने एक छोटा सा ड्रामा चल रहा होता है। ईडा और बकुगो दोनों एक दूसरे से भिड़े हुए होते हैं। तभी पीछे से एक सॉफ्ट सी आवाज आती है, हे। डेकू मुड़कर देखता है, उराराका खड़ी होती है उससे बात करते हुए, और डेकू थोड़ा शर्मा जाता है। लेकिन ये मोमेंट ज्यादा देर तक टिकता नहीं, क्योंकि एक बंदा स्लीपिंग बैग में लिपटा हुआ क्लासरूम में लिटरली घुस आता है। टाइम की कोई वैल्यू है तुम लोगों को? ये कोई आने का टाइम होता है? सभी स्टूडेंट्स लिटरली कंफ्यूज्ड और थोड़े डरे हुए होते हैं। फिर वो खुद इंट्रोड्यूस करता है, मेरा नाम है शोटा एजावा और मैं तुम्हारा क्लास टीचर हूँ। ये सुनकर सबकी आंखें फट जाती हैं। एजावा सीधा इंस्ट्रक्शन देता है, सब लोग यूनिफॉर्म पहनकर ग्राउंड पर आ जाओ। ग्राउंड में सब रेडी होते हैं। एजावा कहता है, आज तुम लोग 8 अलग अलग टेस्ट्स दोगे और जो लास्ट नंबर पर होगा वो स्कूल से सीधा निकाल दिया जाएगा। ये सुनकर सबका मुंह उतर जाता है और सबसे ज्यादा टेंशन में होता है डेकू, क्योंकि उसके पास या तो 100% पावर होती है या कुछ भी नहीं। पहला टेस्ट होता है सॉफ्ट बॉल थ्रो। बकुगो अपनी क्वर्क का यूज करके बॉल को 700 प्लस मीटर तक फेंक देता है। सभी लोग एक्साइटेड हो जाते हैं, पर एजावा उन्हें कूल करता है, ये गेम नहीं है, ये तुम्हारे रियल हीरो बनने का पहला स्टेप है। नेक्स्ट 50 मीटर रेस। ईडा इजीली जीत जाता है क्योंकि उसके पैरों में इंजन होते हैं। उराराका का टर्न आता है, वो अपनी जीरो ग्रेविटी क्वर्क का यूज करके अपने वेट को कम कर लेती है और वो भी रेस जीत जाती है। फिर टर्न आता है युगा आओयामा का, जो अपनी नेवल लेजर से पुश लेकर भागना स्टार्ट करता है, लेकिन थोड़ी देर में ही उसका पेट खराब हो जाता है और वो मैच हार जाता है। अगला मैच होता है बकुगो बनाम डेकू। बकुगो अपने पसीने को ब्लास्ट में बदलकर बहुत ही आसानी से रेस जीत जाता है। डेकू अभी भी डरा हुआ होता है और अपनी पावर्स इस्तेमाल करने से कतरा रहा होता है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है ऑल माइट जो डेकू को समझा रहे होते हैं, अगर तुम्हें अपनी पावर कंट्रोल करनी है तो पहले उसे फील करना होगा। अगला टेस्ट होता है ग्रिप स्ट्रेंथ टेस्ट। डेकू फिर से अपनी पावर इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर फेल हो जाता है। लॉन्ग जंप में भी वो कुछ खास नहीं कर पाता। और फिर आता है बॉल थ्रो टेस्ट। उराराका अपनी जीरो ग्रेविटी क्वर्क का इस्तेमाल करके बॉल को लिटरली आसमान में भेज देती है। अब बारी आती है डेकू की। वो फाइनली डिसाइड करता है कि इस बार अपनी पावर का यूज करेगा, लेकिन जैसे ही वो फोकस करता है, आइजावा अपनी क्वर्क का इस्तेमाल करके डेकू की पावर को नलिफाई कर देते हैं। तुम यहाँ अपनी पावर इस्तेमाल नहीं कर सकते। डेकू शॉक हो जाता है, क्योंकि अब उसे समझ आ जाता है कि एजावा ही हैं इरेसर हेड, जो किसी को भी देखते ही उनकी पावर्स को टेम्पोरेरीली बंद कर सकते हैं। तुमने अगर बिना कंट्रोल के पावर यूज की तो फिर से हड्डी तोड़ लोगे और बैटलफील्ड में एक बोझ बन जाओगे। अब फैसला तुम्हारा है, क्या करना है? डेकू कुछ सेकंड सोचता है, फिर आंखें बंद करके एक गहरी सांस लेता है और डिसाइड करता है, मैं ट्राई करूंगा। इस बार वो सिर्फ एक उंगली में पावर थोड़ी सी एक्टिवेट करता है और पूरी ताकत से बॉल को थ्रो करता है। बॉल आसमान में उड़ जाती है। देखा आपने सेंसे, मैं अभी भी खड़ा हूं, मुझे कुछ नहीं हुआ। ऑल माइट बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने डेकू में आखिरकार कंट्रोल देखा था। लेकिन सबसे ज्यादा शॉक बकुगो को लगता है, क्योंकि सिर्फ उसी को पता था कि डेकू के पास कोई पावर थी ही नहीं, तो फिर वो अचानक से इतना पावरफुल कैसे हो गया? गुस्से में बाकुगो सीधा डेकू की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन उससे पहले ही आइजावा बीच में आ जाते हैं और उसे रोक देते हैं। सारे टेस्ट्स के बाद आइजावा सबको उनके रिजल्ट्स दिखाता है, जिसमें डेकू सबसे आखिरी नंबर पर होता है। मुझे लगता है मेरा सपना यहीं तक था। मैं ऑल माइट से माफी मांग लूंगा, उनसे कह दूंगा
होगा कि वो किसी और को चुन ले। तभी आइजावा कहता है, देखो तुम्हें अपना बोरिया बिस्तर बांधने की जरूरत नहीं है, मैं तो बस मजाक कर रहा था। ये सुनकर सब लोग हैरान रह जाते हैं और आइजावा उसे ट्रीटमेंट के लिए भेज देता है। एक और टीचर पूछता है, पिछली बार तो तुमने पूरी क्लास को निकाल दिया था, पर इस बार डेकू को रहने दिया, इसका मतलब तुम भी उसमें पोटेंशियल देखते हो, है ना? आइजावा कैजुअली बोलता है, हाँ थोड़ा पोटेंशियल तो है, पर जब कोई अपने सपने से दूर जाता है उसका दर्द सबसे ज्यादा होता है। वापस जाते वक्त डेकू को ईडा मिलता है। वो उसकी इंजर्ड उंगली के बारे में पूछता है। डेकू बताता है, वो छोटी सी आंटी ने ठीक कर दिया, पर पावर इस्तेमाल करने से एनर्जी भी लगती है और मुझे जोरदार भूख लगी है। तभी उराराका आती है और डेकू को डेकू कहकर बुलाती है, क्योंकि कल बकुगो ने उसे गुस्से में यही नाम दिया था। डेकू कहता है, वो मेरा असली नाम नहीं है, बकुगो मेरा मजाक उड़ाता है। उराराका मुस्कुराकर कहती है, पर मुझे तो ये नाम अच्छा लगा, बिल्कुल किसी हीरो जैसा। ये सुनकर डेकू थोड़ा शर्मा जाता है। अगर तुम कह रही हो तो हाँ, हीरो जैसे ही सही। पर अगली सुबह उनका असली एग्जाम शुरू होने वाला है। दोपहर में उनकी क्लास लेने के लिए ऑल माइट आता है। वो सबको बताता है कि उनकी पावर्स के हिसाब से उनके लिए स्पेशल कॉस्ट्यूम्स बनाए गए हैं। उसके बाद ऑल माइट ट्रेनिंग अरीना में उनका इंतजार करता है और धीरे धीरे सभी स्टूडेंट्स अपने अपने कॉस्ट्यूम्स पहनकर वहां पहुंच जाते हैं। ये कॉस्ट्यूम्स उन्हीं फॉर्म्स के बेसिस पर बनाए गए हैं जो उन्होंने पहले सबमिट किए थे। हर एक कॉस्ट्यूम उनकी यूनिक पावर्स और प्रेफरेंसेस के हिसाब से डिजाइन किया गया है। अब सीन फ्लैशबैक में चला जाता है 3 हफ्ते पहले का, जब डेकू ने फॉर्म भरते वक्त बस कैजुअली ही डिटेल्स भर दी थी। उसने अपने क्वर्क के बारे में कुछ भी नहीं लिखा था। वो ऑल माइट को फोन करता है जो कहता है कि अभी भी वो अपनी डिटेल अपडेट कर सकता है। तभी उसकी माँ उसके रूम में आती है एक सरप्राइज लेकर। वो उसके लिए एक कॉस्ट्यूम लेकर आई थी, असल में एक जंपसूट। उसकी माँ कहती है, एक दिन तुम्हारी नोटबुक में तुम्हारी ड्राइंग देखी थी और जब तक तुमने गिव अप नहीं किया, मैं भी तुम्हारे सपने में तुम्हारा साथ दूंगी जितना मेरे बस में होगा। इतना सुनकर डेकू इमोशनल हो जाता है। वो अपनी माँ के बनाए हुए कॉस्ट्यूम में रेडी होकर बाहर आता है। उराराका उसकी तरफ आती है, लेकिन उसके सूट की टाइट फिटिंग देख के डेकू शर्मा जाता है। ऑल माइट नोटिस करता है कि डेकू का कॉस्ट्यूम उसी की तरह लग रहा है। उसके बाद वो सबको बताता है आज के टेस्ट के बारे में। ये एक रियल लाइफ सिनारियो जैसे होगा, ऑल माइट कहता है। एक बिल्डिंग में विलेंस ने न्यूक्लियर वेपन छुपा रखा है। हीरोज का काम होगा बिल्डिंग में घुसकर उन विलेंस को हराना और न्यूक्लियर वेपन को अपने कब्जे में लेना। विलेंस का गोल है वेपन को सिक्योर रखना या हीरोज को पकड़ लेना। सभी स्टूडेंट्स को रैंडम टीम्स में डिवाइड किया जाता है, 2-2 के ग्रुप्स में। टीम ए में होते हैं उराराका और डेकू। फिर ड्रॉ किया जाता है किस टीम को विलन का रोल मिलेगा और किस टीम को हीरो का। टीम ए का सामना टीम डी से होने वाला था जो इस मिशन में विलन्स बने हैं। टीम डी में थे बकुगो और ईडा। ऑल माइट के सिग्नल के साथ ही दोनों टीम्स बिल्डिंग के अंदर घुस जाते हैं। जब डेकू प्लान बनाने ही वाला होता है तभी बकुगो अचानक से वहां आ जाता है। आते ही बिना किसी वार्निंग के डेकू पर हमला कर देता है। डेकू कहता है, मुझे पता था तुम मेरे लिए ही यहाँ आओगे। बकुगो फिर से हमला करने जाता है, लेकिन इस बार डेकू उसका हाथ पकड़ लेता है। जब बकुगो दूसरा हाथ से हमला करने जाता है, डेकू बिना अपने क्वर्क का इस्तेमाल किए ही उसे जमीन पर फेंक देता है। मैंने ये सब बचपन से हीरोज को देखकर सीखा है, डेकू कहता है। तुम मुझे डेकू बुला सकते हो, लेकिन अब ये सिर्फ एक मजाक का नाम नहीं है, अब ये एक हीरो का नाम है। ये सब सुनकर बकुगो का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। फिर फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जब बकुगो अपने दोस्तों के साथ एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया में घुस रहा होता है। उस वक्त डेकू को बकुगो बहुत कूल लगता है, लेकिन जैसे ही बकुगो के पावर्स अवेकन होते हैं वह दूसरों को बुली करने लग जाता है। वहीं प्रेजेंट में ईडा बकुगो से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन बकुगो गुस्से में फोन काट देता है। मॉनिटरिंग रूम में ऑल माइट एक डिवाइस की मदद से उनकी हर बात सुन रहा होता है। बकुगो फिर से डेकू पर हमला करता है, लेकिन इस बार डेकू कैप्चर टेप का इस्तेमाल करके उसके पैरों को बांधने की कोशिश करता है। अगर उस पर टेप लग गया होता तो बकुगो कुछ भी नहीं कर पाता, लेकिन किसी तरह से बकुगो उस ट्रैप से बच जाता है। ये सब देखकर बाहर मॉनिटरिंग रूम में बैठे स्टूडेंट्स इंप्रेस हो जाते हैं। डेकू इस बार लड़ने की जगह एक साइड में जाकर छुप जाता है, जो बकुगो के गुस्से को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। वह चिल्लाता है, बाहर आ डेकू। वहीं छुपकर डेकू अपने प्लान के बारे में सोच रहा होता है, क्योंकि बकुगो और ईडा दोनों के क्वर्क्स काफी स्ट्रॉन्ग हैं, इसलिए उसने डिसाइड किया कि पहले दोनों को अलग करना होगा और फिर उराराका चुपके से ईडा तक पहुंच जाएगी। तब तक डेकू भी ईडा के पास चला जाएगा और दोनों मिलकर उसे हरा देंगे। उसके बाद हम उनके बचपन का एक फ्लैशबैक देखते हैं जहां बकुगो बहुत आराम से खेल पाता है, लेकिन डेकू कुछ भी नहीं कर पाता। इसी दिन बकुगो ने उसका नाम डेकू रखा था, जिसका मतलब होता है निकम्मा या बेकार। आगे जब वह पानी में पत्थर फेंकता है तो वह काफी दूर तक चली जाती है, लेकिन डेकू फिर से कुछ भी नहीं कर पाता। कुछ वक्त बाद जब बकुगो ने अपनी क्वर्क अवेकन की, सब उसे इंप्रेस हो जाते हैं। टीचर्स भी उसकी तारीफ करते हैं। तब से
ही उसे लगने लगा कि वह दुनिया का सबसे बेस्ट है। इजुकू को वह बहुत कूल लगता था और वह भी अपनी क्वर्क का इंतजार कर रहा था। लेकिन जब सबको पता चलता है कि इजुकू के पास तो क्वर्क है ही नहीं, तो बकुगो उसका मजाक उड़ाने लग जाता है। एक दिन बकुगो नदी में गिर जाता है, लेकिन उसके दोस्तों का कहना होता है, अरे वह तो बकुगो है, उसे कुछ नहीं होगा। और वह खुद भी कहता है, हाँ मुझे क्या होगा। तभी डेकू उसके पास आकर कहता है, बकुगो क्या तुम ठीक हो, तुम्हें लगी तो नहीं। लेकिन बकुगो को यह चीज पसंद नहीं आती और उस दिन भी डेकू ही उसे बचाने आया था। मैं उससे बेहतर हूँ, मुझे उसकी हेल्प की कोई जरूरत नहीं। दूसरी तरफ उराराका ईडा तक पहुंच जाती है और ईडा विलन बनने का पूरा ड्रामा कर रहा होता है। मुझे हीरो बनने के लिए विलन बनना होगा, मैं बहुत ही खतरनाक हूँ। उसकी ये बातें सुनकर उराराका हंसने लगती है और इसी वजह से ईडा उसके प्रेजेंस का पता लगा लेता है। तुम अपनी पावर से चीजों को हल्का कर सकती हो ना, इसलिए मैंने ये पूरा एरिया क्लियर कर दिया है और तुम हार चुकी हो। इसके बाद उराराका डेकू को सब कुछ बता देती है और अब उनके पास सिर्फ 6 मिनट बचते हैं। तभी बकुगो वहां पहुंच जाता है। तुझे क्या लगता है तू बिना क्वर्क के मुझे हरा सकता है? लेकिन डेकू उसके सामने दांत के कड़ा हो जाता है। मुझे तुमसे डर नहीं लगता। बकुगो का कॉस्ट्यूम इस तरह डिजाइन किया गया है कि उसका स्वेट ग्रेनेड जैसा एक डिवाइस में कलेक्ट होता है, जिससे वह एक पावरफुल एक्सप्लोजन कर सकता है। लेकिन ऑल माइट तुरंत मना करता है, अगर उसने ये किया तो इजुकू की जान जा सकती है। लेकिन बकुगो कहता है ऐसा कुछ नहीं होगा और वह ग्रेनेड का पिन खींच देता है। एक्सप्लोजन इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि बिल्डिंग का पूरा लोअर सेक्शन उड़ जाता है। किसी तरह डेकू बच जाता है, लेकिन अब उसका हाल डर के मारे खराब हो जाता है। वही धमाके की आवाज सुनकर ईडा पूछने लगता है, वहां चल क्या रहा है? इस मौके का फायदा उठाकर ओचाको अपनी पावर्स को यूज करके वेपन की तरफ जाने लगती है, पर ईडा उसे रोकने की जगह वेपन को ही लेकर भागने लगता है। वहीं दूसरी तरफ डेकू बकुगो से लड़ने से ज्यादा ओचाको से वहां की सिचुएशन के बारे में पूछने लगता है। खुद को इग्नोर करता हुआ देखकर बकुगो की गुस्सा और भी बढ़ जाती है। अगर तुमने उस अटैक का फिर से इस्तेमाल किया तो तुम फेल हो जाओगे, क्योंकि एक असली विलेन अगर ऐसा करेगा तो उसकी लोकेशन रिवील हो जाएगी। तो बकुगो उसके ऊपर गुस्से में हमला करने जाता है। डेकू के पास दर्ज करने का मौका नहीं था, तो वो उस पर अटैक करने जाता है, पर बकुगो अपनी एक्सप्लोजन का यूज करके अपनी डायरेक्शन को चेंज कर देता है और डेकू के पीछे से उसके ऊपर हमला करता है। ये देखकर सभी इंप्रेस हो जाते हैं कि बकुगो ताकत के साथ साथ अपने दिमाग का भी यूज कर सकता है। वहीं बकुगो उसे कुटाई करे जा रहा था। किसी तरह वो उससे बचकर दूर जाकर खिड़की के सामने खड़ा हो जाता है। मैं जानता हूं कि तुम मुझसे बेटर हो और हमेशा से ही मुझसे बेटर रहे हो, और इसलिए मैं तुम्हें हराना चाहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम स्ट्रांग हो। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। ऑल माइट सोचने लगता है कि उसे एग्जाम को रोक देना चाहिए। तभी डेकू ओचाको से कुछ कहता है और वो एक पिलर को पकड़ लेती है। वहीं डेकू बकुगो के ऊपर हमला करने की जगह अपने पंच को छत की तरफ मोड़ देता है, जिसका शॉक वेव इतना ज्यादा ताकतवर था कि नीचे से ऊपर तक बिल्डिंग में छेद हो जाता है। और अब ओचाको को फ्लोट करने के लिए चीजें मिल चुकी थीं। इन सभी का यूज करते हुए ओचाको उड़ती उड़ती वेपन तक पहुंच जाती है, और अब क्योंकि वो वेपन से चिपक चुकी थी, हीरो इस मैच को जीत चुके हैं। तुमने मुझे ट्रिक किया, मेरी बॉडी मेरी पावर्स को हैंडल नहीं कर सकती, तो मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। जिसके बाद वो बेहोश हो जाता है और ऑल माइट अनाउंस करता है कि हीरोज जीत चुके हैं। जिसके बाद वह बेहोश हो जाता है। जिसके बाद डेकू को स्ट्रेचर पर वहां से ले जाया होता है। उसने कहा कि वो अपनी पावर को कंट्रोल नहीं कर सकता, तो क्या अगर वो कंट्रोल कर पाता तो वो मुझे हरा देता। तभी उसके पास ऑल माइट आ जाता है और उन्हें डिस्कशन करने के लिए अपने साथ बुलाता है। वो उन्हें बताता है कि इस मैच का एमवीपी ईडा है, जो सुनकर सभी लोग कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। तो एक लड़की जिसका नाम मोमो है, वो उन्हें बताती है कि सिर्फ ईडा ही था जो अपने रोल को निभा रहा था। बकुगो गुस्से में बस डेकू के पीछे पड़ा था और डेकू का प्लान इतना ज्यादा खतरनाक था कि अब वो कुछ करने के लायक ही नहीं बचा। ओचाको अकेली कुछ भी नहीं कर पाई। अगर वो न्यूक्लियर वेपन असली होता तो वो इतनी तोड़फोड़ बिल्कुल नहीं मचाते। यानी इस मैच में सबसे अच्छी परफॉर्मेंस ईडा की ही हुई है। इसके बाद अगले मैच के बारी थी, जिसमें हीरो टीम में तोडे रॉकी और मिजो है और दूसरी तरफ विलन की टीम में मसराहो और टोरो है, जिनमें से एक के पास पूंछ बॉडी है और दूसरे इनविजिबल है। मिजो अपने क्वार्क से अपने आर्म्स पर किसी भी बॉडी पार्ट्स को उगा सकते हैं और वो उन्हें सूंघ कर तोडो राखी को उनकी लोकेशन बता देती है। तुम्हें अपने सेफ्टी के लिए बाहर जाना चाहिए। जिसके बाद वह अपने पावर्स का यूज करके पूरी बिल्डिंग को जमा देता है। जिसके बाद शोटो
उस रूम में पहुंच जाता है। तुम्हें बिना शूज के मुझसे नहीं लड़ना चाहिए। और वो टहलता टहलता उस वेपन को छू लेता है और हमें पता चलता है कि उसका क्वर्क हाफ हॉट और हाफ कोल्ड है। उसकी ताकत को देखकर बाकुगो हैरान हो जाता है और बाकी सब लोग तो ठंड में कपकपा रहे थे। इसके बाद एक एक करके सभी बच्चों की ट्रेनिंग खत्म हो जाती है। तुम सबने आज बहुत अच्छा किया, किसी को भी ज्यादा चोट नहीं आई। आगे के लिए तुम सभी को गुड लक। अब मैं मिडोरिया को देखने चलता हूँ, लगता है मुझे उस पर नजर रखनी होगी। वहीं जाते जाते वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और इन्फर्मरी में पहुंचते पहुंचते वो वापस से अपनी उसी फॉर्म में आ जाता है। मुझे पता है कि ये तुम्हारा फेवरेट है, पर तुम्हें इसे घायल होने नहीं देना चाहिए। ये 3 बार घायल हो चुका है, इस वजह से इसकी रिकवरी नहीं हो पा रही। उसके पैशन को देखकर मैं मैच को रोक ही नहीं पाया। और अब चिल्ला चिल्लाकर वन फॉर ऑल के बारे में बात न करें तो बेहतर होगा। बहुत कम लोग हैं जो इसके बारे में जानते हैं। इसके बाद उसकी मरहम पट्टी करके रिकवरी गर्ल उसे वापस भेज देती है। जब वो क्लासरूम में एंटर होता है तो सभी स्टूडेंट्स उसकी लड़ाई की तारीफ कर रहे होते हैं, जिसके बाद वो सभी स्टूडेंट्स इजुकू को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। तभी वहां पर ओचाको पहुंच जाती है और इजुकू को देखते ही उसका हालचाल पूछने जाती है। मैं पहले से काफी ठीक हूँ। तभी वो देखता है कि क्लास में बकुगो है ही नहीं और उसे पता चलता है कि बकुगो बिना किसी से कुछ कहे अपने घर के लिए वापस चला गया। तो वो उसे ढूंढने के लिए वहां से निकल जाता है। उसे बाकुगो वहां से जाता हुआ दिखता है। तुम यहाँ किस लिए आए हो? इजुगु उसे बता देता है कि उसे ये पावर्स किसी और से मिली है, पर मैं तुम्हें नहीं बता सकता कि मुझे ये किसने दी है। मैं अभी इस पावर को कंट्रोल नहीं कर सकता, इसलिए मैं बिना इसका यूज किए तुमसे लड़ रहा था, पर तुम्हें हराने के लिए मुझे इसका यूज करना ही पड़ा। पर जब मैं इस पावर को अपना बना लूंगा मैं तुम्हें इससे जरूर हराऊंगा। अरे बाप रे, ये क्या क्या बोल दिया मैंने? तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? तुम्हें पावर्स किसी और ने दी है? मेरा कितना मजाक उड़ाना चाहते हो तुम पहले ही मुझे हरा चुके हो और अब कितनी बेइज्जती करना चाहते हो? मैं सिर्फ ट्रेनिंग एग्जाम में ही फर्स्ट आया, उसके अलावा कुछ नहीं। जब मैंने उस लड़के को देखा मुझे लगा मैं उससे कभी नहीं हरा पाऊंगा। ऊपर से उस लड़की ने जो कहा वो सब कुछ सच कह रही थी। अपनी जीत को एंजॉय कर लो डेकू, इसके बाद तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। अभी तुम्हें बस शुरुआत की है। इसके बाद वो वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी वहां पर ऑल माइट आ जाता है। वो उससे बातें करके उसे चेयर अप करने की कोशिश करता है, लेकिन वो तो उसके ऊपर भड़क जाता है। मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है। वहीं चारों तरफ न्यूज फैल चुकी है। अब यह सब कुछ विलन को भी पता लग चुका है। अगले दिन स्कूल रिपोर्टर से घिरा हुआ था जो सब स्टूडेंट से इसके बारे में जानना चाहते थे। तभी वहां पर ऐजावा आ जाते हैं जो उन्हें वहां से जाने के लिए कहता है, लेकिन यह सो कॉल्ड फोर्थ पिलर ऑफ द नॉकली जबरदस्ती अंदर जाने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से स्कूल का डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और उसके साथ ही उसे बताता है जो भी बिना आईडी के अंदर जाने की कोशिश करता है सिक्योरिटी सिस्टम उसे बाहर ही रोक देता है। वही ये सारे चीजें बाहर खड़े होकर शायुराकी भी देख रहा था जो कि एक विलन है। वही क्लासरूम में आइजावा उसी टेस्ट के बारे में बात कर रहे थे। वह डेकू से कहता है, क्या वह यही कर सकता है? हर मैच पर अपने हाथ पैर तोड़ना? तुम्हें अपने पावर को कंट्रोल करना सीखना होगा। मुझे यकीन है कि प्रैक्टिस के साथ तुम ऐसा कर पाओगे। जो सुनकर इजुकू खुश हो जाता है। तुम्हारा अगला टास्क तुम्हारी फ्यूचर को डिसाइड करेगा। यह सुनकर सभी लोग डर जाते हैं और उन्हें लगता है कि काल जैसा ही कुछ होने वाला है, पर तभी आइजावा बताता है उन्हें अपना क्लास का प्रेसिडेंट चुनना होगा। यह सुनते ही सभी लोग क्लास रैप के लिए अपने हाथ खड़ा करने लगते हैं, क्योंकि जो भी क्लास रैप होते हैं एजेंसी उसे पर ज्यादा ध्यान देते हैं क्योंकि उनमें लीडर बनने की क्वालिटी होती है। तभी ईडा सबको शांत कराता है और कहता है कि उन्हें वोट करके रीप को चुनना चाहिए। बाकी बोलते हैं कि सब तो खुद ही को वोट करने वाले हैं। हाँ, ऐसा तो होगा, पर कुछ लोग तो होंगे जो किसी और को वोट करेंगे, तो जिसे भी 2 या 3 वोट मिलेंगे वो रिप्रेजेंटेटिव बन जाएगा, है ना? कुछ भी करो, जो मर्जी करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। बस मेरी नींद खत्म होने से पहले तुम्हारा रीप मेरे सामने खड़ा होना चाहिए। जब वोटिंग खत्म होती है, इजुकू को 3 वोट मिले थे और मोमो को 2 और बकुगो फिर से डेकू से हार गया था। यार, मैंने ही तो वोट का आइडिया दिया था, मैं ही हार गया। शिट। वहीं डेकू और मोमो दोनों जॉइंट रिप्रेजेंटेटिव्स बन जाते हैं। आगे हम सभी को कैफेटेरिया में देखते हैं जहां डेकू परेशान दिख रहा था, पर ईडा कहता है कि वो धीरे धीरे सब सीख जाएगा। बातों बातों में ही उन्हें पता चलता है कि ईडा की पूरी फैमिली हीरोज की है, यानी वो खानदानी अमीर है। तभी वहां अलर्ट बेल बज जाती है, जिसकी वजह से वहां से बाहर जाने के लिए धक्का मुक्की शुरू हो जाती है। तभी ईडा बाहर देखता है कि ये बेल उन प्रेस वालों की
वजह से बजी थी। वो बाकी सभी को ये बताने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी उसकी आवाज पर ध्यान ही नहीं देता। तभी वह उराराका को देखता है, जो कि भीड़ में दबी जा रही थी। वो किसी तरह खिसकता हुआ उसके पास जाता है और उससे कहता है कि वह उसके हाथ को छुए। जैसे ही उराराका उसके हाथ को छूती है, ईडा हवा में उड़ने लगता है और अपने इंजन का यूज करके सीधा एग्जिट पर पहुंच जाता है और उन्हें बताता है कि कुछ भी नहीं हुआ है। वो बेल उन प्रेस वालों की वजह से बजी थी। ये सुनकर सभी स्टूडेंट्स शांत हो जाते हैं और वहां पर पुलिस आने की वजह से मीडिया वाले भी वहां से जाने लगते हैं। आगे क्लासरूम में इजुकू सबसे कहता है कि लीडर बनने के लिए ईडा सबसे बेहतर चॉइस है। ये बात सुनकर सभी लोग सहमत हो जाते हैं, जिसके बाद ईडा क्लास का रिप्रेजेंटेटिव बन जाता है। आगे कुछ टीचर्स बाहर देखते हैं कि उनके हाई सिक्योरिटी गेट्स को किसी ने तोड़ दिया है और ये कोई रिपोर्टर तो कर नहीं सकता, यानी ये काम किसी विलेन का है। दूसरी तरफ हम कुछ हीरोज को देखते हैं जो एक विलेन से लड़ रहे थे, जिसका कलर और शेप बहुत ही अजीब था भाई, पर क्योंकि उसने कुछ लोगों को बंधक बनाया हुआ था, वो उस पर हमला नहीं कर पा रहे थे। लेकिन तभी वहां पर ऑल माइट आ जाता है, जो अपने एक ही घूंसे से उस विलेन को हरा देता है और उन बच्चों को भी बचा लेता है। जिसके बाद वो वहां से कहीं जाने लगता है। जब से मैंने इजुकू को अपनी पावर्स दी हैं, मेरी ताकत धीरे धीरे कम होती जा रही है और उस विलेन से लड़ने के बाद से मैं अपने फॉर्म को ज्यादा देर तक मेंटेन भी नहीं कर पाता। आगे वो सोच रहा था कि क्या डेकू ने बाकुगो को बता दिया है कि उसे ये पावर किसी और से मिली है। इजुकू कहता है कि उसने ये अपनी माँ को भी नहीं बताया है, पर पता नहीं क्यों मुझे लगा कि बाकुगो को इसे जानना चाहिए। पर क्योंकि बाकुगो ने उसकी बात को सीरियसली नहीं लिया था, ऑल माइट इस बार उसे माफ कर देता है। लेकिन अगर इस बात का विलन्स को पता लग गया तो वो हर कीमत पर इजुकू की पावर्स को छीनने की कोशिश करेंगे। आगे आइजावा सभी स्टूडेंट्स को बता रहा था कि आज 3 टीचर्स की निगरानी में एक स्पेशल टास्क होने वाला है। ये एक रेस्क्यू मिशन होगा, जो कि कैंपस पे नहीं बल्कि वहां से किसी दूर जगह पर होने वाला है। सभी स्टूडेंट्स अपनी कॉस्ट्यूम पहनकर तैयार हो जाते हैं, पर क्योंकि इजुकू की ड्रेस डैमेज हो चुकी थी तो कंपनी अभी उस पर काम कर रही है। इसके बाद वो सभी बस में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। वहीं बस में बैठी त्सुयू उससे कहती है कि उसका क्वर्क बिल्कुल ऑल माइट जैसा है। ये सुनकर इजुकू घबरा जाता है। तभी किरिशिमा कहता है कि जब ऑल माइट अपनी पावर्स का यूज करता है तो उसे चोट नहीं लगती, और वो अपने क्वर्क के बारे में बताता है कि वो अपनी बॉडी को हार्ड कर सकता है। इजुकू कहता है कि उसका क्वर्क तो काफी कमाल का है। किरिशिमा कहता है कि सबसे कमाल के क्वर्क्स बकुगो और शोटो के हैं। बाकुगो तो हमेशा गुस्से में ही रहता है, तो मुझे नहीं लगता कि वो पॉपुलर होने वाला है, जिस पर बाकी स्टूडेंट्स भी हंस पड़ते हैं। वहीं बकुगो ये सब सुनकर उन दोनों पर ही भड़कने लगता है। कुछ देर बाद वो अपनी ट्रेनिंग लोकेशन पर पहुंच जाते हैं, जहां वो अपने तीसरे इंस्ट्रक्टर स्पेस हीरो 13 से मिलते हैं। वो उन्हें पूरी जगह का टूर देती है और बताती है कि इस जगह में अलग अलग एनवायरनमेंट को डिजाइन किया गया है, ताकि स्टूडेंट्स ये सीख सकें कि इन सिचुएशंस में खुद को हैंडल कैसे करना है। इस पूरी जगह को उसने ही डिजाइन किया है और इसका नाम है अनफॉरसीन। तब भी वहां पर आइजावा आ जाता है और ऑल माइट के बारे में पूछता है। स्पेसिरो उसे बताती है कि उसने अपनी पावर्स को कुछ ज्यादा ही इस्तेमाल किया था, इसलिए अब वह आराम कर रहा है। फिर स्पेसिरो उन्हें बताती है कि उसका कुर्क ब्लैक होल है, जिसे वह कहीं भी ओपन कर सकती है, पर इससे लोगों की जान भी जा सकती है। साथ ही उनके कुर्क भी ऐसे हैं जिनसे सिविलियंस को नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए उन्हें अपनी पावर्स को संभल कर रीयूज करना चाहिए। और आज वो यही सीखने वाले हैं कि वह अपनी पावर्स से लोगों को कैसे बचा सकते हैं। लेकिन तब भी वहां पर एक पोर्टल खुल जाता है, जिसके अंदर से काफी सारे विलेंस बाहर आने लगते हैं, और इनमें से एक विलेन शीघ्र आके भी था। स्टूडेंट्स को लग रहा था कि ये उनका टेस्ट है, पर आइजावा उन्हें बताता है कि ये कोई टेस्ट नहीं बल्कि असली विलेंस हैं। यहाँ तो सिर्फ 2 ही हीरोज दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इंफॉर्मेशन के हिसाब से यहाँ ऑल माइट को भी होना चाहिए। उनकी बातें सुनकर आइजावा समझ जाता है कि उस दरवाजे को इन लोगों ने नहीं तोड़ा था और अब वो यहाँ पर सिंबल ऑफ पीस यानी ऑल माइट को मारने आए हैं। लेकिन क्योंकि वो यहाँ मौजूद नहीं है, वो ये डिसाइड करते हैं कि एक एक करके इन बच्चों को मारते जाएंगे जब तक कि ऑल माइट यहाँ नहीं आ जाता। वहीं उन विलेंस में से किसी एक के क्वायरक की वजह से अलार्म सिस्टम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा है, यानी जो कुछ भी यहाँ हो रहा है बाहर किसी को इसकी कोई खबर नहीं मिलने वाली। इसलिए उन्होंने जानबूझकर एक आइसोलेटेड जगह को चुना। आइजावा 13 से कहता है कि वो सभी स्टूडेंट्स को लेकर यहाँ से चली जाए और वह अकेला ही सभी विलेंस से लड़ने चला जाता है।
यहाँ कई विलन्स ऐसे थे जिन्हें एइज़ावा के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उन्हें लगा कि ये कोई पागल सा इंसान है जो अकेला ही उन सब से लड़ने आ रहा है। लेकिन एइज़ावा पहले ही उनके क्वर्क्स को इरेज कर चुका था और फिर अपनी टेप्स का इस्तेमाल करके उन सबको आपस में टकरा देता है। ये देखकर एक विलन बाकी सबको उसकी पावर्स के बारे में बता देता है, लेकिन ये सुनने के बाद भी कुछ हट्टे कट्टे विलन्स उस पर हमला करने दौड़ पड़ते हैं, पर एइज़ावा उन्हें भी बड़ी ही आसानी से पीट देता है। दूसरी तरफ जब सारे स्टूडेंट्स वहां से जा रहे थे, तभी उनके सामने वार्प गेट वाला विलन आ जाता है जिसका नाम है कुरोगिरी। एइज़ावा भी उनकी मदद करने नहीं आ सकता था क्योंकि वो खुद विलन्स से घिरा हुआ था। हम लीग ऑफ विलन्स हैं और हम आए हैं ऑल माइट को खत्म करने। वह कहाँ है? स्पेस हीरो उस पर अटैक करने ही वाली थी, लेकिन उससे पहले ही बाकुगो और किरिशिमा उस पर हमला कर देते हैं। एक जबरदस्त धमाका होता है और उन्हें लगता है कि उन्होंने उसे हरा दिया, लेकिन जब धुआं छंटता है वो देखते हैं कि कुरोगिरी को तो कुछ भी नहीं हुआ। तभी कुरोगिरी अपनी पावर्स से सबको अपनी ओर खींच लेता है। कुछ स्टूडेंट्स तो बच निकलते हैं, लेकिन अब वहां एक बड़ा सा पोर्टल बन चुका था जिससे कुरोगिरी सभी स्टूडेंट्स को अलग अलग जगहों पर भेज रहा था। इजुकू एक पानी वाली जगह में गिरता है जहां एक विलन उस पर हमला करने आता है, पर तभी सुयू आ जाती है। वो उसे अपनी लंबी जीभ में लपेट लेती है और पानी के ऊपर खींच कर ले जाने लगती है। फिर हम देखते हैं कि जिस एरिया में वो सब आए थे उसे कहते हैं शिपरेक जोन। इसके बाद वो मिनेटा को भी बचा लेती है, पर वो उससे कुछ ज्यादा ही चिपक गया था तो वो उसे उठाकर फेंक देती है और खुद भी शिप पर आ जाती है। सुयू उसे बताती है, मैं वो सब कुछ कर सकती हूँ जो एक फ्रॉग कर सकता है। तब भी वहां पर कुछ और विलेंस आ जाते हैं जो कि उनके शिप को चारों तरफ से घेर लेते हैं। कहीं इन्होंने ऑल माइट को मारने का तरीका तो नहीं ढूंढ लिया? मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। हमें ऑल माइट को बचाने के लिए इन सब से लड़ना ही होगा। दूसरी तरफ बाकी के स्टूडेंट्स भी अलग अलग जोन में बंट चुके हैं और वो भी चारों तरफ से विलेंस से घिरे हुए हैं, पर किसी तरह वो अभी उनके ऊपर भारी पड़ रहे थे। वहीं बाहर ऑल माइट ने इतना ज्यादा काम कर दिया था कि अब वो शायद सिर्फ 10 मिनट के लिए ही ऑल माइट की फॉर्म में रह पाएगा, जिसकी वजह से वो जैसे ही ट्रांसफॉर्म होता है उसके मुंह से खुद ब खुद खून बहने लगता है। तभी वहां पर प्रिंसिपल आ जाता है जो उसे एक आर्टिकल दिखाता हुआ कहता है, तुमने 1 घंटे में ही 3 इंसिडेंट्स को सॉल्व कर दिया। वो उसे सलाह देता है कि अब तुम अपनी पावर्स को ज्यादा देर तक यूज नहीं कर सकते, तो तुम्हें इसे संभाल कर यूज करना चाहिए और अपने सक्सेसर को ट्रेन करने पर ध्यान देना चाहिए। वहीं ऑल माइट अब परेशान होने लगा था क्योंकि यूएसजी से उसे कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है। वहीं यूएसजी में कुरुगिरी पर कोई भी अटैक काम नहीं कर रहा था, तो स्पेस हीरो ईडा से कहती है, तुम जल्दी से यहाँ से जाकर स्कूल को सारी इंफॉर्मेशन दो। ईडा वहां से जाने लगता है और जब कुरुगिरी उसे रोकने की कोशिश करता है, स्पेस हीरो अपनी पावर्स का यूज करके उसे वहीं पर रोक देती है। वहीं दूसरी तरफ मिनेटा की हालत फटी पड़ी थी क्योंकि उसे नहीं लगता था कि वो इन सब का सामना कर पाएगा। वहीं डेकू नोटिस करता है कि हमारे पास जो विलेंस हैं उनका कॉर्क पानी से रिलेटेड है, यानी बाकी जगहों पर भी उस एरिया के अकॉर्डिंग ही विलेंस होंगे, पर उन्होंने सू को भी यहीं पर भेज दिया है जिसको पानी में एडवांटेज होगा, यानी वो नहीं जानते कि हमारे पास कौन कौन से कॉर्क हैं, इसलिए वो सारे विलेंस भी शिप पर नहीं आ रहे हैं। जिसके बाद डेकू के पूछने पर वो दोनों एक एक करके बताने लगते हैं वो अपने कॉर्क से क्या क्या कर सकते हैं। जहां सू के कॉर्क तो काफी सिंपल थे, लेकिन मिनेटा बताता है कि वो अपने कॉर्क से ऐसे स्टिकी बॉल्स निकाल सकता है और ये कितनी देर तक चिपकते हैं ये उसकी फीलिंग्स पर डिपेंड करता है। वो बहुत सारे स्टिकी बॉल्स निकाल सकता है, लेकिन अगर उसने ज्यादा निकाल दिए तो उसके सिर से खून भी आ सकता है। और एक और चीज, वो अपने बॉल्स पर नहीं चिपकता। उसके सारी डिटेल्स सुनकर वो दोनों बस चुपचाप उसे देखते रहते हैं। ये देखकर उस बेचारे को लगता है कि ये लोग मुझे पॉइंट कर रहे हैं और वो रोने लगता है। वो दोनों उसे शांत करा ही रहे थे, तभी एक विलेन उनकी बोट पर हमला करता है और उसे बीच में से तोड़ देता है। इसके बाद डेकू अपनी 2 फिंगर्स का यूज करके पानी में हमला करता है, जिसकी वजह से वहां एक बड़ा सा विरल पूल बन जाता है जिसमें सारे विलेंस खींचने लगते हैं। सू हवा में कूद जाती है और उसने मिनेटा और डेकू को भी पकड़ लिया था। मिनेटा अपने सिर से लगातार बॉल्स को फेंकता जाता है जो कि व्हर्लपूल में खींचते जा रहे विलेंस से चिपकते जाते हैं, और जब वो सब के सब एक जगह पर इकट्ठा होते हैं वो विलेंस आपस में ही चिपक जाते हैं और वो तीनों बचकर वहां से बाहर आ जाते हैं।
डेकू अब सोच में पड़ चुका है। उसके सामने सबसे बड़ा सवाल है आगे क्या किया जाए, क्योंकि एइज़ावा अकेले इतने सारे विलेंस का सामना नहीं कर सकता। उसे किसी भी तरह विलेंस की संख्या कम करनी ही होगी और इसी के साथ शुरू होता है डेकू का अगला कदम। वहीं दूसरी तरफ टोडोरोकी तुरंत एक्शन में आ जाता है। उसकी आइस पावर्स इतनी जबरदस्त हैं कि वो एक ही झटके में सारे विलेंस को फ्रीज कर देता है। लेकिन वो जल्दी ही नोटिस करता है कि ये सारे विलेंस उतने पावरफुल नहीं हैं। तो क्या ये कोई डिस्ट्रैक्शन है? क्या इनका असली मकसद ऑल माइट पर हमला करना है? टोडोरोकी एक विलन को घूरते हुए कहता है, अगर तुम ऐसे ही जमा रहे तो तुम्हारी मौत तय है। मैं हीरो बनना चाहता हूं और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तो बताओ तुम ऑल माइट को कैसे हराना चाहते हो? उधर दूसरी ओर डेंकी, मोमो और क्योका भी अपने जोन में संघर्ष कर रहे हैं। डेंकी उन्हें साफ करता है कि अगर वो अपनी पावर यूज करता है तो शायद उसकी बिजली उन्हें भी चौंका सकती है, क्योंकि अभी वो उसे पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर पाता। क्योका एक सेकंड भी नहीं गंवाती, वो डेंकी को सीधा विलेंस की तरफ धकेल देती है। डेंकी बिजली छोड़ता है और सब कुछ हिलाकर रख देता है। कुछ और विलेंस उस पर हमला करने आते हैं, लेकिन मोमो और क्योका मिलकर उन्हें रोक देती है। डेंकी फिर से चार्ज करता है और अपने इलेक्ट्रिक शॉक से सबको बेहोश कर देता है। अब बारी है क्योका की। वो अपने ईयरफोन जैक पावर्स का इस्तेमाल करती है और इतनी तेज साउंड वेव्स निकालती है कि विलेंस का दिमाग हिल जाता है। मोमो का क्वर्क है क्रिएशन, जिसका मतलब वो किसी भी ऑब्जेक्ट को बना सकती है अगर उसे उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पता हो। वो तुरंत एक इंसुलेशन शीट तैयार करती है ताकि डेंकी अपने अल्टीमेट मूव का इस्तेमाल कर सके। डेंकी पूरी ताकत से बिजली छोड़ता है और एक ही बार में सारे विलेंस को ढेर कर देता है। हालांकि मोमो की कॉस्ट्यूम फट जाती है क्योंकि उसने इंसुलेशन शीट बनाई थी, लेकिन वो इस बात की परवाह नहीं करती क्योंकि उसे पता है वो खुद से और कपड़े बना सकती है। लेकिन डेंकी जैसे ही वो अल्टीमेट मूव करता है, उसका दिमाग शॉर्ट सर्किट हो जाता है और फिर वो वही बन जाता है जिसे देखकर हर कोई मुस्कुरा देता है, एक प्यारा हंसता हुआ तरे जमीन पार वाला एक्सप्रेशन वाला डेंकी। जब डेकू की टीम एइज़ावा के पास पहुंचती है तो वो देखते हैं कि एइज़ावा अब भी विलन से लड़ रहा होता है। उसी वक्त शिगाराकी उसकी ओर बढ़ने लगता है। एइज़ावा तुरंत एक कोने से उस पर हमला करता है, लेकिन शिगाराकी अपने हाथ से उसे ब्लॉक कर चुका था और जैसे ही एइज़ावा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करता है, शिगाराकी का क्वर्क एक्टिवेट हो जाता है। एइज़ावा का हाथ उसी पल घायल हो जाता है और वो जोर से पीछे की तरफ गिर जाता है। अब सारे विलन्स उस पर एक साथ हमला करने लगते हैं। उसका वो जख्मी हाथ अब बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था, लेकिन इतना ज्यादा थका होने के बावजूद भी वो हार नहीं मानता। वो लड़ता रहता है पूरी ताकत से। शिगाराकी उसकी तरफ देखकर कहता है, तुम मेरे अपोनेंट नहीं हो। उसी वक्त एइज़ावा कुछ महसूस करता है। वो पलट कर देखता है और पीछे एक बड़ा सा मॉन्स्टर खड़ा होता है। वो अचानक एइज़ावा के ऊपर झपटता है और हमला कर देता है। दूसरी तरफ हीरो 13 कुरोगिरी को अपनी ब्लैक होल में खींच रहा होता है, लेकिन तभी ठीक उसके पीछे कुरोगिरी एक पोर्टल खोल देता है और अब वो पोर्टल ब्लैक होल की दिशा बदल देता है। हीरो 13 की ही पावर्स अब उसी के खिलाफ इस्तेमाल हो रही थी। ब्लैक होल की ताकत अब खुद हीरो 13 को ही अपनी ओर खींचने लगती है। परिस्थिति को समझते हुए 13 को अपनी पावर्स तुरंत डीएक्टिवेट करनी पड़ती है। अगर वो ऐसा नहीं करता तो वो खुद अपने ही ब्लैक होल में हमेशा के लिए खो जाता। मौका देखकर आइडा एक बार फिर बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही कुरुगिरी उसे रोकने के लिए आता है, सुजी तेजी से आकर उसे पकड़ लेता है। आइडा जैसे ही गेट के पास पहुंचता है, कुरुगिरी उसके पीछे आता है और अचानक उसे अपने अंदर खींचने लगता है। तभी ओजाकू तेजी से आइडा को पकड़कर हवा में उछाल देता है। कुरुगिरी फिर से आइडा की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी हांटा अपनी टेप का यूज करता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है। फिर रिकीडो उसकी टेप को पकड़कर उसे पूरी ताकत से घुमाता है और दूसरी दिशा में फेंक देता है। इन सभी स्टूडेंट्स की टीम वर्क की वजह से आइडा आखिरकार वहां से बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है, लेकिन जैसे ही उनकी नजर एइज़ावा की हालत पर पड़ती है, वो तीनों स्टूडेंट्स एकदम डर जाते हैं। इस क्रीचर को खास तौर पर इसीलिए बनाया गया है ताकि ये शांति का प्रतीक को खत्म कर सके। तभी कुरुगिरी शिगाराकी को बताता है कि एक स्टूडेंट यहाँ से बच कर जा चुका है। शिगाराकी जानता था अगर और प्रो हीरोज यहाँ पहुंच गए तो सबके सब पकड़े जाएंगे, इसलिए वो वहां से जाने का फैसला करता है। लेकिन जाने से पहले वो एइज़ावा को दर्द देना चाहता है। शिगाराकी जैसे ही सू को छूने की कोशिश करता है, एइज़ावा एक बार फिर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है और उसके क्वर्क को डीएक्टिवेट कर देता है। मौका पाकर डेकू एक शानदार स्ट्रॉन्ग पंच से शिगाराकी पर हमला करता है। पंच इतना जबरदस्त था, लेकिन इस बार डेकू ने अपनी पावर को पूरी तरह कंट्रोल कर लिया था, इसलिए उसके हाथ को कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन वो विलन अब भी एकदम सही सलामत खड़ा था। ये देखकर इजुकू को साफ समझ आ जाता है कि ये विलन उसी ताकत का इस्तेमाल करके ऑल माइट को मारना चाहता है।
इज़ुकु जानता था अगर अब कुछ नहीं किया गया तो वो दोनों शायद मर जाएंगे। तभी वहां एक ही इंस्टेंट ऑल माइट आ जाता है। ऑल माइट अपने रास्ते के सभी विलेंस को हरा देता है और इससे पहले कि विलेंस कुछ कर पाते वो आइजावा के साथ साथ उन तीनों स्टूडेंट्स को भी बचा लेता है। इज़ुकु फिर ऑल माइट को बताता है कि उसके पंच से उस विलेन को कुछ भी नहीं हुआ। तुम फिक्र मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, तुम आइजावा को लेकर यहाँ से चले जाओ। लेकिन शिगाराकी ने नोटिस कर लिया था कि ऑल माइट अब पहले जितना स्ट्रांग नहीं है। तीनों स्टूडेंट्स आइजावा को लेकर वहां से चले जाते हैं, जिसके बाद ऑल माइट शिगाराकी पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी एक मॉन्स्टर जिसे वो लोग नोमू बुला रहे थे बीच में आकर शिगाराकी को बचा लेता है। ऑल माइट नोमू को एक ताकतवर पंच मारता है, लेकिन उस हमले का भी नोमू पर कोई असर नहीं होता। ऑल माइट बार बार उस पर हमला करता है पर कोई भी अटैक नोमू को हिला तक नहीं पा रहा था। तभी शिगाराकी बताता है कि नु के पास शॉक अब्जॉर्प्शन पावर है, इसलिए ऑल माइट के इतने कमजोर पंचेस उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। ऑल माइट गुस्से में नोमू के पीछे जाता है और उसे उठाकर जमीन पर पटक देता है। उसकी ताकत को देखकर सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि शायद ऑल माइट जीत गया, लेकिन जैसे ही धुआं हटता है हम देखते हैं कि कुरुगिरी ने अपनी पोर्टल पावर का इस्तेमाल करके नोमू को बचा लिया है। अब नोमू अपने हाथों से ऑल माइट को उसी जख्मी जगह पर दबा रहा था। शिगाराकी कहता है नोमू लगभग ऑल माइट जितना ताकतवर है तो इस तरह की अटैक्स उस पर असर नहीं करने वाले। ऑल माइट नोमू के हाथ को छुड़ाने की पूरी कोशिश करता है लेकिन वो खुद को उसकी पकड़ से आजाद नहीं कर पाता। नोमू अब ऑल माइट को पकड़कर कुरुगिरी की पोर्टल के अंदर ले जाने लगता है ताकि वो उसे बीच से काट सके, लेकिन इज़ुकु ये सब नहीं देख पाता और वो आइजावा को उन दोनों पर छोड़कर ऑल माइट की मदद करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन ऐन वक्त पर कुरुगिरी उसके सामने आ जाता है। वो उसके पोर्टल में जाने ही वाला होता है, तभी वहां बाकुगो आ जाता है जो अपने एक्सप्लोजन की मदद से कुरुगिरी को वहां से हटा देता है। इसके बाद वहां बाकी के स्टूडेंट्स भी आने लगते हैं। शोटो अपनी पावर का यूज करके मोमो को जमा देता है और किरिशिमा शिगाराकी पर हमला करता है। अब बाकुगो ने कुरुगिरी को नीचे दबा रखा था। अगर तुमने हिलने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे शरीर के इतने चीथड़े उड़ा दूंगा कि यहाँ की सफाई में हफ्ते लग जाएंगे। अरे भाई, तू विलन है या हीरो, कैसी बातें कर रहा है? तभी शिगाराकी के कहने पर नोमू अपने पूरे शरीर को पोर्टल से बाहर निकालता है, पर इसकी वजह से उसका एक हाथ और एक पैर टूट जाते हैं जिन्हें शोटो ने जमाया था। लेकिन उसकी रिजेनरेशन एबिलिटीज इतनी ज्यादा पावरफुल थीं कि कुछ ही सेकंड्स के अंदर उसका पूरा बॉडी पार्ट पहले जैसा हो जाता है। इसे देखकर ऑल माइट समझ जाता है कि इस मॉन्स्टर को डिजाइन ही उसे मारने के लिए किया गया है। इसके अंदर कई सारे क्वर्क्स डाले गए हैं। नोमू कुरुगिरी को बचाने के लिए बाकुगो पर हमला कर देता है। उसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि कोई भी कुछ नहीं कर पाया, लेकिन तब वो देखते हैं कि बाकुगो उसके हमले से बच चुका था। यहाँ तक कि खुद बाकुगो को भी नहीं पता था कि वो वहां कैसे पहुंच गया। तभी वो देखते हैं कि उसे ऑल माइट ने बचा लिया था। सब स्टूडेंट्स ऑल माइट की मदद करना चाहते थे, लेकिन ऑल माइट कहता है तुम सब पीछे रहो और देखो कि एक प्रो हीरो कैसे लड़ता है। इज़ुकु बोलता है अगर हमने आपकी मदद ना की होती तो आप मर चुके होते। ऑल माइट मुस्कुराकर कहता है और मैं उसका शुक्रगुजार हूं, लेकिन अब मैं सब कुछ हैंडल कर सकता हूं। इसके बाद ऑल माइट अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करते हुए नोमू से लड़ने लगता है। दोनों एक दूसरे को लगातार पंच मारते जा रहे थे। उनके पंचेस से जो शॉक वेव्स बन रही थीं, उसकी वजह से सारे स्टूडेंट्स और विलेंस पीछे हटने लगे। वो शॉक वेव्स इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थीं कि कुरुगिरी भी उनके पास नहीं जा पा रहा था। उन्हें लड़ते देख इज़ुकु नोटिस करता है घायल होने के बावजूद भी ऑल माइट के सारे पंचेस उसके 100% से कहीं ज्यादा हैं। और फिर जब ऑल माइट अपने लिमिट को तोड़ता है, वो नोमू को एक जबरदस्त पंच मारता है जिससे वो बिल्डिंग की छत को तोड़ता हुआ आसमान में उड़ता चला जाता है और हम देखते हैं वो नोमू टीम रॉकेट की तरह टिमटमाट तारा बन जाता है। वो पंच इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि पूरे एरिया में भूकंप जैसा आ जाता है। सभी स्टूडेंट्स हैरान रह जाते हैं, आखिर यहाँ क्या हुआ? जो स्टूडेंट्स उसके पास थे वो महसूस करते हैं कि ऑल माइट सच में क्यों नंबर 1 हीरो है। ऑल माइट कहता है अपने प्राइम में मैं नोमू को सिर्फ 5 पंचेस में हरा देता, पर आज मुझे 300 से भी ज्यादा पंचेस मारने पड़े। मैं अब ज्यादा देर तक अपनी फॉर्म मेंटेन नहीं कर सकता, तो मुझे जल्द से जल्द बाकी के विलेंस को भी खत्म करना होगा। दूसरी तरफ एक विलेन ने डेंकी को पकड़ लिया था। इज़ुकु देखता है कि ऑल माइट वापस अपनी असली फॉर्म में आ रहा है और ऑल माइट भी जानता है अगर विलेंस ने मुझ पर अभी हमला किया तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। इस बात को विलेंस भी सेंस कर लेते हैं और वो ऑल माइट पर हमला करने जाते हैं। तभी स्टूडेंट्स भी उठ खड़े होते हैं और विलेंस से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं।
जब शिगाराकी ऑल माइट पर हमला करने जाता है, डेकू अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके उसे बचाने वहां पहुंच जाता है, लेकिन कुरोगिरी की पोर्टल की वजह से शिगाराकी उसे छूने ही वाला था। तभी अचानक एक गोली शिगाराकी के हाथ में लगती है। हम देखते हैं कि वहां बहुत सारे प्रो हीरोज पहुंच चुके हैं। वो हीरोज अपनी गोलियों से डेंकी को भी बचा लेते हैं और फिर सारे प्रो हीरोज विलेंस को ठिकाने लगाने लगते हैं। एक हीरो जब शिगाराकी को शूट करने जाता है तो कुरोगिरी उसे बचा लेता है। तेरह फिर से उसे खींचने की कोशिश करती है, लेकिन कुरोगिरी अपनी पावर का इस्तेमाल करके शिगाराकी के साथ वहां से गायब हो जाता है। अब हम देखते हैं वहां मौजूद सारे विलेंस हार चुके हैं। वहीं इजुकू थोड़ा दुखी था क्योंकि वो ऑल माइट की मदद नहीं कर पाया, लेकिन ऑल माइट मुस्कुराकर कहता है, तुमने आज मुझे 2 बार बचाया है। तभी उसकी तरफ किरिश्मा आने लगता है। ये देखकर वो दोनों डर जाते हैं क्योंकि अब वो ऑल माइट को उसकी असली फॉर्म में देख लेगा। लेकिन तभी एक टीचर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके वहां मिट्टी की एक दीवार खड़ी कर देता है और किरिशिमा से कहता है, बाकी स्टूडेंट्स की मदद करो। दूसरी तरफ शिगाराकी और कुरोगिरी अपने बेस में वापस लौटते हैं। वहां शिगाराकी अपने बॉस से कहता है, हमारा पूरा प्लान फेल हो गया। बॉस उससे नोमू के बारे में पूछते हैं। कुरोगिरी उन्हें बताता है, ऑल माइट ने नोमू को उड़ाकर कहीं बहुत दूर फेंक दिया। ये सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। इसके बाद शिगाराकी एक लड़के की बात करता है। उस लड़के ने ऑल माइट को बचाने की कोशिश की थी, लेकिन कोई भी उसकी बात को गंभीरता से नहीं लेता। दूसरी ओर एक इन्वेस्टिगेटर रिपोर्ट करता है, लगभग सारे स्टूडेंट्स सुरक्षित हैं, सिर्फ एक लड़का है जिसकी टांगे टूटी हुई हैं। टोरू ओजीरो से कहती है, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने स्ट्रांग हो। तुम अकेले ही अब तक उन विलेंस से लड़ रहे थे। ओजीरो हंसते हुए कहता है, मुझे तो खुद नहीं पता था कि मैं अकेला हूँ। मैं तो बस मार मार के भागता रहा, शायद इसलिए ही सरवाइव कर गया। फिर वो पूछता है, वैसे तुम कहाँ थी? टोरू जवाब देती है, मैं लैंडस्लाइड जोन में थी। तुम यकीन नहीं करोगे शोटो कितना ज्यादा ताकतवर है। मुझे तो पता भी नहीं था कि वो वहां है। मैं गलती से उसे जमा भी सकती थी। आगे इन्वेस्टिगेटर उन्हें बताता है, आइजावा के दोनों हाथ टूट चुके हैं और चेहरे पर भी काफी चोटें आई हैं, लेकिन वो जल्द ही ठीक हो जाएंगे। ऑल माइट और तेरन भी जल्दी रिकवर कर जाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं पुलिस ने नोमू को पकड़ लिया है, जो अभी भी बिल्कुल सही सलामत दिख रहा है। इसके बाद वो डिटेक्टिव ऑल माइट और हिजुशी के पास जाता है और बताता है, सारे स्टूडेंट्स और टीचर्स सुरक्षित हैं। चलो दोस्तों, ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है। अगर इस पार्ट पर अच्छा रिस्पॉन्स आया तो मैं जल्द ही इसका अगला पार्ट भी लेकर आऊंगा।